क्वेश्चन नंबर 11 काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमें शो करना है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, ये परपेंडिकुलर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। तो इस पूरे को ना मैंने लेट कर लिया है पी और इसे कर लिया है क्यू। ओके, आप भी कुछ भी लेट कर सकते हो। तो कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात सबको पता है। हम इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज और यूज करने वाले हैं जो कि मैंने पहले भी कई बार दिखा रखा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। मतलब हम अगर इसे आगे पीछे भी कर देंगे तब भी आंसर सेम रहने वाला है। ठीक है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। इसके अलावा हम इसे भी यूज करने वाले हैं, जब भी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ उस वेक्टर के स्क्वायर के। ठीक है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये तीनों बातें हम यूज करने वाले हैं अभी। देखो, पहली बात ये कि हमें इसे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है कि नहीं? तो इन्हें हम पुट करते हैं पी की जगह पे। मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए। ओके, तो हमने क्या किया, पी डॉट क्यू कर रहे हैं। अगर वैल्यू 0 आ गई तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो निकालते हैं, देखते हैं 0 आती है कि नहीं आती। तो पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, है ना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करना है। तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस बी है यहाँ पे, तो माइनस ये क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। ओके, अब इसको इससे करो तो हमें क्या मिलेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस में मिलने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर बी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू में ए। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व कर लो। देखो, हम जानते हैं जब भी दोनों वेक्टर सेम होंगे, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो बी वेक्टर और यहाँ पे भी क्या है? बी वेक्टर, दोनों किसमें? मल्टीप्लाई में। तो हमें क्या मिलने वाला है? देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बी डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? देखो, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया और बी से बी किया तो ये मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में ए बी। तो अब बोलोगे सर आप ये बताओ, यहाँ पे तो आपने बी इंटू बी पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा बी इंटू बी पे? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे बी इंटू बी है ही नहीं। यहाँ पे बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ना कि बी इंटू बी है। ठीक है, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें ये मिलता है, एक वेक्टर और एक मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ को करने पे नहीं मिलता। तो ये ऐसे ही आएगा, इसे आप और सॉल्व नहीं कर सकते। आप ऐसा मत करना कि ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मल्टीप्लाई करके कुछ और लिख दो। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। अब यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे क्या हो रहा है बताओ। यहाँ पे भी देखो ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होने वाले। तो इनको भी सेम टू सेम लिख दो ऐसे ही, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी फिर ए और बी। देखो, ये पॉजिटिव है, सेम टू सेम नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सेम सेम हो गया, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए इंटू में ए क्या होता है? जब दोनों सेम होते हैं तो वेक्टर्स कहा गया, ये रहा, तो हमें उसके उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होगे
चीजें बिल्कुल सेम सेम दिख रही होंगी। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, कैंसिल हो गया। जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? जीरो। तो ये हमारा आंसर है, मतलब हेंस प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया? कि P परपेंडिकुलर है Q के। ओके, इतना ही हमें प्रूव करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 काफी आसान सा ये। हमें कहा गया है, हमसे पूछ रहे हैं कि इफ a डॉट ए इक्वल टू जीरो, अगर a डॉट ए जीरो है तो बताओ कि आप क्या बता सकते हो a और b के बारे में। अब क्या क्या जान सकते हो, क्या क्या पता चला आपको a डॉट ए इक्वल टू जीरो देख के? तो हमें पता चला, हम जानते हैं कि a डॉट ए कहीं देखा है हमने, इसकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। तो हम जानते हैं इसके बारे में कि ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? जीरो। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है, मतलब ए क्या है? जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है? ए इज अ जीरो वेक्टर। ए क्या है हमारा? जीरो वेक्टर है। ये हम समझ पाए इससे। ठीक है, ये हम कंक्लूड कर पाए। ओके। अच्छा, ए जीरो वेक्टर ही क्यों है बताओ? क्योंकि जीरो वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड जीरो होता है भाई। समझ रहे हो? जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसके पास जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप होता है। ओके, तो अगर जीरो जीरो होगा तभी तो मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। अब बताओ, इसको देख के क्या समझ में आया आपको कि ए डॉट बी अगर जीरो है तो ए और बी के बारे में क्या कह सकते हो आप? इस केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ए बी क्या होने वाला है, क्योंकि हो सकता है बी वेक्टर जीरो हो। अगर बी वेक्टर जीरो होगा, मान लो जीरो वेक्टर होगा, तो ए इंटू में जीरो वेक्टर जीरो आएगा। या हो सकता है ए वेक्टर जीरो हो, अगर ए वेक्टर जीरो हुआ तो बी इंटू में जीरो जीरो होगा। समझ पाए? तो इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते कि ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो वेक्टर है या दोनों ही वेक्टर जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। आ, लिख दो यहाँ पे कि हेंस ए डॉट बी इज जीरो। लिख दूं मैं? हेंस ए डॉट बी इज जीरो। ठीक है, दिस मीन्स दैट नथिंग कैन बी कंक्लूड। ठीक है, आप लिख लेना, नथिंग कैन बी कंक्लूड अबाउट ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कह सकते ए एंड बी वेक्टर के बारे में। ओके, बस इतना ही हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जो तीनों की तीनों है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। ओके, और लिखा हुआ है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमें ये भी गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। और पहली बात जो गिवन थी वो कि तीनों के तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू। तो कैसे करेंगे? अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो एक चीज नोट करा होगा आपने, सुना ध्यान से? अगर सुना होगा तो नोट किया होगा कि मैंने कहा है उसके बीच में टू ए बी मतलब ए बी आ रहा है, टू बी सी मतलब बी सी आ रहा है, प्लस टू सी ए मतलब सी ए आ रहा है। किसके फॉर्मूले में आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के फॉर्मूले में। मतलब जो ये ए प्लस बी प्लस सी है, ये सब ए बी सी क्या है? वेक्टर है। ठीक है ना। तो जो ये वेक्टर है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूं या मैं बोलूं इसी को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलने वाला है। कैसे पता चला? क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था, आपको भी याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं लिख दूं यहाँ पे। कहाँ पे लिखूं? चलो मैं बाद में लिख दूंगा एंड में। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इसकी वैल्यू क्या है? जीरो, है ना। तो जीरो इंटू जीरो क्या आएगा? जीरो ही आएगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या है? जीरो, इसकी भी जीरो, जीरो आएगा। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखो ए
ए से करो पहले तो ए डॉट ए आएगा, फिर ए को बी से करो तो प्लस में ए डॉट बी आएगा, फिर ए को सी से करो तो ए डॉट सी आएगा, ऐसे ही सब कर दो। बी डॉट ए, फिर बी को बी से, बी डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट सी, फिर सी की बारी, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। ओके, अब हम जानते हैं ये बात, तो हम पहले से हमें पता है कि जब भी वेक्टर सेम होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो वो इक्वल होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे देखो सेम सेम वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ए बी वेक्टर है और यहाँ पे बी ए वेक्टर है ना। हम जानते हैं कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। मतलब वेक्टर को आप ऐसे कर लो मल्टीप्लाई या उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी सेम। ओके, तो ए बी वेक्टर और यहाँ पे भी क्या है, ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होने वाले हैं, 2 टाइम्स ए बी वेक्टर, ठीक है। फिर ए सी वेक्टर और ये रहा सी ए वेक्टर, दिखा दिखा या नहीं दिखा, ये रहा ए सी, ये रहा सी ए, तो बात तो एक ही है, तो इसको लिख दो आप 2 टाइम्स ए सी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ए बी तो हमने यूज कर लिया है, बी सी वेक्टर और सी बी वेक्टर, ये रहा दिखा बी सी और सी बी, तो मैं इसको लिखने वाला हूं 2 टाइम्स बी सी वेक्टर। ओके, और क्या क्या बच गया, बी डॉट बी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, बी डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, सेम वेक्टर मल्टी डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। जब भी सेम वेक्टर होते हैं डॉट प्रोडक्ट में तो हम उसको लिख सकते हैं उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ पे बच क्या गया लास्ट हमारे पास सी डॉट सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि इन तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है क्योंकि तीनों के तीनों हमें यूनिट वेक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आने वाला है 3। ओके, इसकी वैल्यू इसकी इसकी जोड़ने पे 3 मिला क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। बचे क्या क्या, ये 3 बच गए, तीनों में 2 2 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर हमारे पास ए बी प्लस यहाँ पे बी सी प्लस यहाँ पे सी ए। ओके, ए सी को सी ए लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे सी ए लिखा है ना, ए सी और सी एक ही बात है, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू में माइनस का 3, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 2 इंटू में है, डिवाइड में ले आओ तो माइनस का 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था, क्वेश्चन काफी आसान था, आपको ये बात याद रहनी चाहिए बस। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि आपने यहाँ पे भी देखा है ना। मुझे ये फॉर्मूला याद था, अगर आपको याद ना भी हो तब भी आप अब आप कर सकते हो क्योंकि आपने देख लिया कि करना कैसे था, और वैसे ये याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 काफी आसान सा, ये हमसे कह रहे हैं कि इफ इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, अगर इनमें से कोई भी एक 0 हुआ देन a डॉट b इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, हम जानते भी हैं और ये होगा, मैं प्रूफ भी करने वाला हूँ कैसे होगा। और फिर कह रहे हैं बट दी कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन जो कन्वर्स है उसको जरूरी नहीं है कि वो भी ट्रू हो, मतलब ये अगर हमें गिवन है तो ये जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक 0 होगा। शायद समझ पाए आप, नहीं समझे, फिर से सुनो। देखो हमने ये प्रूव कर लेंगे, पहले मैं शो करूंगा कि अगर इनमें से कोई एक 0 हुआ, ए हुआ या बी हुआ या दोनों हुए, तब ये ए डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि भाई ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, तो बताओ क्या ए की वैल्यू 0 होगी या बी की वैल्यू 0 होगी, किसी एक की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। तो आंसर है नहीं, हो सकता है ए डॉट बी 0 हो लेकिन इनमें से कोई भी 0 ना हो, मैं प्रूव कर दिखाऊंगा आपको ये बात, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया।
फिर कह रहे हैं जस्टिफाई और आंसर, पूछ रहे हैं क्या कन्वर्स ट्रू है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं है ट्रू, मैं शो भी करूंगा कि ट्रू नहीं है। ठीक है, अब देखते कैसे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो लेट कर लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, किसी को भी, ए वेक्टर को या बी वेक्टर को, ठीक है। ठीक है, और एक वेक्टर को क्या करना है, जीरो वेक्टर मानना है। जीरो, देखो कोई दोनों में से कोई एक क्या है, जीरो है। तो अब बताओ ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बताओ क्या आएगा। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या मिलेगा। अच्छा, जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब होता है जीरो वेक्टर। ठीक है, जिनको पता ना हो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीरो वेक्टर, मतलब जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या होगा, आई से आई मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब एक्स इंटू जीरो जीरो आएगा, वाई इंटू जीरो जीरो आएगा, जेड इंटू जीरो जीरो आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। ओके, अब उल्टा कर दो, अगर बी वेक्टर की वैल्यू ये हुई और ए वेक्टर जीरो हुआ, तब भी क्या मिलेगा, ए डॉट बी जीरो मिलेगा। समझ गए। ओके, जैसे कि ए डॉट बी जीरो मिला जब हमने बी को जीरो माना और ए को ये माना। अब बी को ये मान लो और ए को क्या मान लो, जीरो, तब भी आंसर तो सेम रहेगा, जीरो वेक्टर आएगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या है कि अगर गिवन है हमें कि ए डॉट बी जीरो है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं कोई दो ऐसे वेक्टर ढूंढ दूं जिनका मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, वो जीरो आ रहा है, लेकिन वो दोनों वेक्टर जीरो नहीं है। जैसे कि एग्जांपल पूछोगे, सर एग्जांपल तो हम कैसे माने, मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है, एग्जांपल तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये मैंने ए वेक्टर मान लिया, और मैंने मान लिया बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप। ठीक है, ये मैंने माना। अब मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, बताओ। आई से आई को मल्टीप्लाई करोगे, टू इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन है, टू इंटू वन टू आएगा, फिर टू इंटू वन प्लस का टू आएगा, फिर माइनस वन इंटू में फोर, माइनस का फोर आएगा। मानते हो इस बात को, ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो तो आ रही है, लेकिन इनमें से कोई जीरो नहीं है, न ए वेक्टर जीरो है न बी वेक्टर जीरो है। इसलिए कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब कन्वर्स को जीरो होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिख दो, हेंस कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी ट्रू, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 काफी आसान है और तो और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, हमें दे रखा है इफ द वर्टेक्स ए बी एंड सी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी है पोजीशन वेक्टर, क्या क्या है पोजीशन वेक्टर उसके पास, वन टू थ्री, और बी का है माइनस वन जीरो जीरो, और सी का है जीरो वन टू। अच्छा, किसी को पता ना हो कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है, तो वो पिछली एक्सरसाइज देख सकता है, कुछ खास बातें नहीं थी उसमें। जो वेक्टर है, ठीक है, जो पॉइंट्स उसमें आई जे के लगा दो, मतलब यहाँ पे आई लगा दो, यहाँ पे जे, यहाँ पे के लगा दो, तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाता है, जो हमने सीख रखा है पहले। ओके, अभी हमें इसकी नीड वैसे पड़ेगी नहीं। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है देन फाइंड दी एंगल ए बी सी। क्या फाइंड करना है, हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है, मतलब एंगल ए बी सी, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो देखो आप, और यहाँ पे लिखा भी है कि एंगल बिटवीन वर्टेक्स बी ए एंड बी सी, जो एंगल है वो किसके बीच में है, बी ए और बी सी के बीच में है। ओके, वर्टेक्स क्या दे रखा है, बी ए और बी सी। तो हम क्या इन दोनों पॉइंट की हेल्प से ये वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ बी ए वेक्टर की। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बी ए दे रखा है तो मैंने बी ए लिखा है, ठीक है, जो गिवन है वो लिखा है। तो क्या मैं बी ए वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ, कैसे करते हैं, अगर दो पॉइंट हो तो बी ए मतलब हमें ए माइनस बी करना है। ठीक है, याद आ गया, बी ए वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, हमें बी ए मतलब ए माइनस बी। ओके, तो ए माइनस बी करो और उसमें आई जे के लगा दो, मतलब वन माइनस माइनस वन,
तो प्लस का 2 आएगा, तो 2 आई। फिर 2 माइनस 0 मतलब 2 आएगा, मतलब प्लस का 2, अब जे लगा दो। फिर 3 माइनस 0 मतलब 3 आएगा, अब के लगा दो। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कैसे किया मैंने। मुझे बी ए वेक्टर चाहिए था तो मैं ए माइनस बी करूंगा। ठीक है, ए माइनस बी उल्टा करना होता है, बी ए चाहिए तो ए माइनस बी करो। तो 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस 2 आ गया। फिर 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3। ओके, अब फाइंड करना है बी सी वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, बी सी चाहिए मतलब सी माइनस बी करना होगा। ठीक है, उल्टा करना होता है ना, बी सी चाहिए तो सी माइनस बी। तो सी क्या है, 0। 0 माइनस माइनस 1 तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1। तो 1 आई कैप, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही आएगा, 1 जे कैप। 2 माइनस 0 मतलब 2 के कैप। ओके, बी ए वेक्टर फाइंड कर लिया और हमने बी सी वेक्टर भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनके बीच का एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। जब दो वेक्टर गिवन हो हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ए वेक्टर लिखा है, यहाँ पे बी ए वेक्टर लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, ए की जगह पे यहाँ पे बी ए वेक्टर लिखा हुआ है, बी की जगह पे यहाँ पे बी सी वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम क्या करते थे, अगर हमें ए बी गिवन होता था तो हम ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वल होते हैं आपस में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए डॉट बी लिखा है, वैसे ही हम यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और इनकी वैल्यूज निकाल के कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं करता हूँ, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए डॉट बी करना है, ए की वैल्यू क्या है, ये, बी क्या है, ये। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें, मतलब कहने का क्या है, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इनटू में कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, कुछ भी अलग नहीं है। अब बताओ बी ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, पुट कर दें वैल्यू, जो कि क्या है हमारे पास, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर डॉट बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे 1 भी था, तो 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, बस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखता तो मैं हूं नहीं इसे। फिर इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे इक्वल टू में दे रखा है बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये रहा बी ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो कैसे निकालते हैं हम, रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट मतलब 2, 2 का स्क्वायर जो कि 4 आएगा। फिर प्लस जे का कोफिशिएंट 2 है, जिसका स्क्वायर 4 आएगा तो 4 आ गया। के का कोफिशिएंट 3 है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिख दो। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड हम। फिर उसके बाद इनटू में क्या है, बी वेक्टर यहाँ पे भी लिखा है मैंने, इनटू में क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो वैल्यू क्या आने वाली है, रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, फिर इनटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा सिंपलीफाई कर लो जल्दी से इसे और बताओ वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करो, 2 इंटू में 1, हमें करना क्या है पता है सबको, आई से आई को मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है, बस। ठीक है, तो 2 इंटू में 1 2, फिर 2 इंटू में 1 प्लस का 2 और 3 इंटू में 2 प्लस का 6। ठीक है, हमने आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से, के को के से किया। ठीक, तो ये आ चुका है। इक्वल टू में इस साइड क्या है हमारे पास, रूट के अंदर 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17, फिर रूट के अंदर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6 और कॉस थीटा भी है यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, इक्वल टू में रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो 17 6 102 होता है, 102। ओके, और कॉस थीटा, तो मुझे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली, कॉस, यहाँ कर देता हूँ, तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा
इक्वल टू में 10 अपॉन रूट के अंदर 102, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस को इधर ले आओ, मतलब कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस इतना ही करना था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी है। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों कोलिनियर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? इसे प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से दो तरीके तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों आपको करना क्या होगा, आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है, बी सी वेक्टर फाइंड करना है, और चेक करना है कि उनका जो रेशियो आएगा कोफिशिएंट का आई जे के वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे होंगे तो कोलिनियर होगा। ठीक है, या एक तरीका और है कि अगर ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर के इक्वल होगा तब भी कोलिनियर होगा। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप ए बी वेक्टर की डिस्टेंस निकाल लो, बी सी वेक्टर का डिस्टेंस निकाल लो, और ए सी वेक्टर का डिस्टेंस निकाल लो। इन दोनों को जोड़ने के बाद बड़े वाले के बराबर आना चाहिए, मतलब ए बी वेक्टर का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो मैं ये वाला तरीका नहीं करने वाला, मैं इनमें से कोई एक कर लेता हूँ, आसान पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है, सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, और जो इजी वाला है मैं वो करवा रहा हूँ। पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हैं? बी माइनस ए करना होता है ना। तो 2 - 1 क्या होगा? 2 - 1 1 होगा, तो 1 i कैप। फिर 6 - 2 मतलब 4 4 j कैप। फिर 3 - 7 क्या आएगा हमारे पास? -4, मतलब -4 k कैप। ये आ चुका है ए बी वेक्टर की वैल्यू। अब निकाल लो बी सी वेक्टर की वैल्यू। तो बी सी वेक्टर की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? बी सी वेक्टर का मतलब सी माइनस बी, मतलब 3 - 2 1 आएगा, मतलब 1 i कैप। 10 - 6 4 आएगा, मतलब 4 j कैप। -1 - 3 मतलब -4 अब आप देख के बताओ, क्या ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर इक्वल नहीं है? देखो ध्यान से, है कि नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 टाइम बी सी वेक्टर, है कि नहीं? तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो मैं लिख दूंगा कि दोनों क्या है, हेंस ए बी, ठीक है, वेक्टर इज कॉलिनियर। ठीक है, 2 BC वेक्टर। ओके, तो इसके बाद ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? कोलिनियर हो गए, मतलब सो ए बी एंड सी आर ऑल्सो कोलिनियर। ठीक है, हमें जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया है, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट दी वेक्टर्स, ये और ये फॉर्म दी वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये ना एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं किसी को भी ए, ये ए है हमारा, ये हमारा बी है, ये बी मान लो, चलो ये सी मान लो। ठीक है, जो मन करे मान लो। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब जो भी हमारा सबसे बड़ा वाला होगा ना, वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होने वाला है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हम ये प्रूव करने वाले हैं। तो हमें निकालना क्या है? हमें लेंथ निकालनी है, ये लेंथ, ये वाली, ये वाली, और जो सबसे बड़ी होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, और ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, बड़ा वाले का स्क्वायर दोनों छोटे वाले के स्क्वायर के बराबर आएगा, के सम के बराबर आएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे। तो कैसे करेंगे? पहले आप क्या निकाल लो? ए बी वेक्टर निकाल लो। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? ए बी निकालना है, मतलब बी माइनस ए करना होगा। आई -2 i मतलब माइनस का आई कैप।
फिर -3j माइनस माइनस जे, है ना, मतलब क्या आने वाला है, माइनस का 2j कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस का 3j माइनस माइनस जे मतलब प्लस का जे हो जाएगा, है ना, माइनस का 3j माइनस माइनस का जे कैप कैप, तो ये क्या आ गया, -3j कैप माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जे कैप, तो -2j कैप आ गया, ठीक है। तो उसके बाद -5k माइनस के मतलब माइनस का 6k कैप, ओके। ऐसे ही ए बी निकाल चुके हो, अब ए सी निकाल लो और बी सी निकाल लो। तो ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, मतलब सी माइनस ए, तो 3i कैप -2i मतलब आई आएगा। फिर -4j माइनस माइनस जे, तो सेम -4j माइनस माइनस जे मतलब प्लस का जे, तो ये आएगा माइनस का 3j कैप। फिर माइनस का 4k माइनस के मतलब माइनस का 5k कैप। ए भी आ चुका है, ए सी आ चुका है, अब बी सी निकाल लो, तीनों निकालने हैं हमें। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, मतलब सी माइनस बी, तो 3i माइनस आई मतलब 2i कैप, -4j माइनस माइनस 3j मतलब प्लस का 3j हो जाएगा ना, तो ये आ गया माइनस का j कैप। -4k माइनस माइनस 5k मतलब प्लस का 5k होने वाला है, मैं क्या कह रहा हूँ समझो, -4k, ठीक है, माइनस माइनस 5k, तो क्या आएगा, माइनस का 4k प्लस का 5k, तो मतलब सिर्फ k आने वाला है, ओके। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने वेक्टर तो फाइंड कर लिया, मतलब ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो हमें निकालना आता है मैग्नीट्यूड, सबको आता है, कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड हमारा, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, क्या आएगा बताओ, रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर, किसी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, कोई भी नेगेटिव हो, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 आने वाला है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 आएगा, ठीक है, -6 यहाँ पे, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, रूट का रूट के अंदर 41, ओके। अब इसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर, ये सब मन में भी निकाल सकते हो आप, मैं मन में निकाल लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25, है ना, तो 25 प्लस 10 35, ओके, तो रूट के अंदर 35 आ गया। ऐसे ही बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये क्या आने वाला है, 2 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 मतलब 6 मिलेगा, मतलब रूट का 6। सबको मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा, है ना, हमने बहुत बार सीख रखा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको ना आता हो, तो हमें बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर करना था, जो कि आई जे के साथ में होते हैं, और उसके ऊपर रूट लगाना होता है बस। अब देख लो आप, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, कौन सी है, ये वाली √41, और ये दोनों छोटी है 41 से, 35 और 6। तो अब देखो आप, क्या √41 का स्क्वायर इक्वल नहीं आ रहा √35 के स्क्वायर प्लस √6 के स्क्वायर के, चेक करो, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। √41 का स्क्वायर मतलब 41 इक्वल आ रहा है 35 प्लस √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 41 इक्वल टू 41 आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल गया, 41 इक्वल टू 41, मतलब हेंस ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना, तो ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ चुका है बी सी के मैग्नीट्यूड, और ए सी के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड के। अभी इसमें कुछ मिसिंग है, स्क्वायर भी करना होगा हमें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया तीनों की तीनों, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल आ चुका है, मतलब ये क्या है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ लिख दो, हेंस एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसने
पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करी है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और आसान सा भी है बिल्कुल। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, हमें दे रखा है कि ए वेक्टर जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, मतलब जीरो नहीं है। ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए। ठीक है, मतलब अगर ए वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए। ओके, यहाँ पे ए और ए से कंफ्यूज मत होना। वैसे बुक में ना यहाँ पे ए वेक्टर की जगह पे ये लिखा हुआ था, इस टाइप से ए लिखा हुआ था। ठीक है, मैं लिख भी नहीं पा रहा यहाँ, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसको ए वेक्टर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखा था बुक में, इस टाइप से ए बनता है ना, वो लिखा हुआ था। तो अगर आपको वो बनाना है वो बना लो, बाकी ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि जो ये ए वेक्टर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए। तो मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड की वैल्यू ए दी है, ये मैं गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और क्या बोल रहे हैं? एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा कोई वैल्यू है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, कोई भी एक स्केलर वैल्यू है, जैसे कि 5, 7, 9, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, बताओ लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा? कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, है कि नहीं? मतलब लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मानते हो इस बात को? सही है, मतलब कहने का फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो लैम्डा ए वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर कब होगा? तो मैं कह रहा हूं अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आया तो होगा। आप भी ये मानते होगे, है ना? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। एक ही बात है कि नहीं? और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या, लैम्डा का यहाँ पे लैम्डा एक स्केलर वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड की जगह पे आप मोड भी बोल सकते हो। इनटू में ए लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 1। तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ? ए इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ लैम्डा। यहाँ पे मोड बोलना है मोड बोल लो, मैग्नीट्यूड बोलना है मैग्नीट्यूड बोल लो। ठीक है, क्योंकि अंदर एक स्केलर वैल्यू है, तो मोड बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेक्टर बोलोगे होती अगर, तो हम उसको मैग्नीट्यूड बोल लेते। चलो जो भी है, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई? 1 अपॉन, ठीक है, लैम्डा, जो कि मोड के अंदर है। तो ये किससे मैच हो रहा है? ये हमारा इससे, डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, और वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना, और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे इसकी बहुत नीड है फिलहाल अभी। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्दी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से करना। ठीक है।